प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। मंगल सुप्रभात। दिन मंगलवार और तारीख 11 अगस्त 2026। श्री हनुमान जी महाराज का आज पावन दिवस है और आज के दिन पे बात करूँगा नए अधिवक्ता बंधुओं का जो एलएलबी करके आ गए हैं, एलएलबी कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं और एलएलबी करने के बाद उन्होंने एआईबी का एग्ज़ाम पास नहीं किया है। बेशुमार अदालतों में, कचहरियों में बढ़ते हुए खुराफाती वकीलों के चलते भारत सरकार के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार चाबुक चलाया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस इशू हुआ कि आपराधिक प्रवृत्ति के वकीलों पर लगाम लगाई जाए। और आप क्या मानक रखते हैं कि जो एक गरिमा और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण ये पेशा है, उस पे इतने गहरे दाग कैसे लग रहे हैं? जगह जगह अराजकताएं होती हैं, वकील के नाम पर कोई छिनैती तक की घटनाओं में भी संलिप्त पाया जाता है। मारपीट तो आम बात है, दबंगई, दहशत, अराजकता ये वकील के हिस्से में कैसे आ रहा है? ये आज की बात नहीं है, मैं अचानक वीडियो में ये बातें कह रहा हूँ। असल में ये पिछले 5 साल से चल रहा है और एक एक करके एआईबी, बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल्स इस पर कदम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना पारदर्शिता के साथ चाहिए उतना पारदर्शिता के साथ नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं ये 27 लगने वाला है, जुलाई महीना चल रहा है, 5 महीने बाद 2027 आ जाएगा। और आज से 10 साल पहले सीओपी का रूल आया कि आपको अगर 2010 के बाद पास हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। हालांकि उस एग्ज़ाम की सूचिता में पूरी संदिग्धता आज भी है। ऐसे कह सकते हैं कि जो योग्यता आप उसको पास हुए बगैर रखते हैं, वही योग्यता आप पास होकर भी रखते हैं, बशर्ते उसमें 3 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आता है। आप सारा प्रोसेस जानते हैं, मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये जागरूक करने के लिए आपको बना रहा हूँ कि आने वाले समय में एआईबीई का एग्ज़ाम भी बहुत ही टफ होगा। इस दृष्टि से नहीं कि उसमें क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, इस दृष्टि से कि आप जो भी नॉर्मली थर्ड रास्ते से एआईबीई का एग्ज़ाम पास हो रहे हैं, शायद ही कोई बच्चा होगा जो ईमानदारी से एग्ज़ाम क्रॉस किया हो। पिछला ही एआईबी जो हुआ है, सरकार लगातार जोड़ रही है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक बड़ा रोचक इंटरेस्टिंग जजमेंट है। हालांकि मुझे थोड़ी अस्पष्टता है, उसको जजमेंट को पूरा ऑर्डर बाय लाइन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये न्यूज़ वायरल हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ का जजमेंट है कि कोई भी लड़का जो एलएलबी पास करके रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवाने से 2 साल के अंदर एलएलबी पास किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, एक प्राइमरी प्रॉपरली हो जाता है। और अगर नहीं भी करवाया तो 2 साल के अंदर की जो शर्त लगी है, ये पहले एक र्यूमर के तौर पर 2016, 17, 18 के बीच में तैरती रहती थी। बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि सर अगर 2 बार में हम एग्ज़ाम पास ना कर पाएँ तो क्या हम फिर ये एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते? ऐसी कोई रूल में नहीं था, लेकिन र्यूमर में था।
उस र्यूमर को बल देते हुए एक प्रकार से जो ये नियम आया है कि 2 साल के अंदर ही आपको पास होना है, अन्यथा आपके लिए हमेशा के लिए अनर्ह हो जाएंगे, यानी प्रैक्टिस साइड में आप नहीं आ पाएंगे। हालांकि इस पर विचार होगा, और जहाँ तक ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट लग रहा है, और ये ओवररूल भी होगा क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला है, लेकिन फिर भी इसके कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आप अगर इस एग्ज़ाम को प्रैक्टिस की दृष्टि से एलएलबी कर रहे हैं, आपको पीएचडी नहीं करना है, मास्टर डिग्री में नहीं जाना है, या किसी अन्य पर्पज़ के लिए आप इसे जूनियर डिवीज़न कंपटीशन में भी अनुभव अनिवार्य ही हो गया है 3 साल का। हरियाणा के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए वहाँ के नियमावली में बदलाव आए हुए हैं, ये सूचना आज आई है। हरियाणा जुडिशरी में जूनियर डिवीज़न में उन्होंने नियम में वही शर्तें रखी हैं, हर स्टेट वही रख रहा है, हर स्टेट वही रख रहा है, हर हाई कोर्ट वही रख रहा है, 3 साल का अनुभव चाहिए। तो एक चीज़ तो साफ है कि अनुभव, ये दिमाग में आपके बैठा हो कि अनुभव जो पूर्ण पीठ का फैसला आना है बंद हो जाएगा, हैं, अनुभव समाप्त हो जाएगा, ये गलत फहमी मत पालना। केवल लागू करने के शर्त में थोड़ी सी ढील दे सकती है पूर्ण पीठ। और एक चीज़ मेरे समझ से थोड़ा बाहर दिख रही है कि जब उस पर 5 न्यायमूर्तियों का जजमेंट है, गवई सर वाला, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वाला, तो उसको पूर्ण पीठ कैसे ओवररूल कर सकती है। हम कहते हैं सुरक्षित फैसला सुना भी दे, या इनका इरादा ये है कि उसके बाद कोई संवैधानिक पीठ की मांग करे और लटकाए रहना चाहते हैं ऐसे इस साल भी पूरी वैकेंसी। ये थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन है, जैसे इस सिंगल जजमेंट में ये कन्फ्यूजन है कि भाई किसी भी व्यक्ति का एग्ज़ाम पास होना मौलिक अधिकार है। जैसे इसको इस दृष्टि से भी समझा जा सकता है, कोई व्यक्ति एलएलबी तो किया, कोई स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक, प्रॉपर कोई जॉब पा गया, अब वो 60 साल के बाद प्रैक्टिस करना चाहता है, तो एडवोकेट एक्ट्स में ऐसा कोई रोक तो है नहीं, उच्चतम आयु में वो कभी भी आकर के प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भले ज़्यादा लगे। तो जब ये फैसिलिटी है कि किसी एज में वो कंटिन्यू कर सकता है, तो ये कैसा ऑर्डर है कि एलएलबी करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल के अंदर वाली जो शर्त है, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए योग्य नहीं होंगे। क्यों भाई? तीसरी बार वो पास हो सकता है, चौथी बार पास हो सकता है, 10वीं बार पास हो सकता है, अनंत बार उसको पास होने का मौका होना चाहिए। जब वो पास होगा तभी तो आएगा, वो तो ऐसा है नहीं कि पास नहीं है और मारामारी करने को तैयार है। मेरे हिसाब से ये जो फैसला है ये दोषपूर्ण है। चर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूँ कि आप यहीं सावधान मत होइए। भारतीय विधिज्ञ परिषद बीसीआई ये एक बड़ी योजना पे काम कर रहा है, और अब जो एलएलबी करके आएगा, पहली बात तो एलएलबी में ही छटनी हो रही है तगड़ी में, और दूसरी बात अगर प्रैक्टिस के लिए आप आएंगे तो हर हाई कोर्ट अपने मेंबरशिप की रूल बदल रहा है। जैसे पहले कोई भी नॉर्मली वोटिंग कर देता था, आप यहाँ भी कर लीजिए, जिला बार में भी वोट कर लीजिए। अब रूल क्या बना दिया है कि आप पूरे ओवरऑल प्रैक्टिस आप कहीं भी करते हो, लेकिन आप मेंबरशिप जहाँ जहाँ के लिए हैं केवल सिंगल एक जगह आप वोट कर सकते हैं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बार को प्रेफरेंस दिया है तो आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते अगर दोनों जगह के मेंबर हैं। ये पहले नहीं था, पहले आप यहाँ भी वोट मारिए, वहाँ भी वोट मारिए। जैसे ये SIR जो हुआ, आप उसमें देखिए यही चीज़ किया गया है कि वो आदमी इलाहाबाद में भी वोट मार लेता है, लंबे समय से रह रहा है, घर बना लिया है, और उसका अपने यहाँ गांव में भी नाम चल रहा है। तो इस परंपरा को कि एक ही व्यक्ति 2 जगह एक ही समय कैसे आ रहा है भाई, तो उसको हटा रहा है, हर हाई कोर्ट हटा रहा है। और ये तो मैं कह रहा हूँ 5 साल 6-7 साल पहले से चल रहा है, जब से ये डीएम आया COP वाला। नया नियम क्या है भारतीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि आप अगर LLB करके आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए अयोग्य हैं।
ये AIB का एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी अयोग्य हैं, आपको ट्रेंड किया जाएगा और इसके लिए गोवा जाना पड़ेगा। इस पर जो सरकार विचार कर रही है, AIB की जो मंशा है, और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे जहां आपको न्यायमूर्ति और बड़े स्तर के अधिवक्ता जो प्रोफेशनल नामी गिरामी वो आपको गाइड करेंगे। यानी ये पेशा धीरे धीरे दुरूह होगा। और आज भी देख लीजिए, जो जितना चतुर बनता है, जो बढ़िया कोट पैंट टाई दिखाता है, जो हमेशा ग्लैमर के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसका अध्ययन सतही है तो वो दिख ही जाता है। वो उसके 4 चक्का गाड़ी बाप के पैसे की दिखाने से, अपने ही पैसे का बेनकूत दुरुपयोग करके एक ग्लैमर वकालत पेशे में डालने मात्र से वो कभी पेशे में पैसे नहीं कमाता, ना ही उसका नाम होता है। हाँ, मीडिएटर का रोल कर सकता है, उसके नाम का फ़ायदा वो सीनियर वकील मोस्ट वकील लेगा जो नॉलेज के लेवल पर बहुत ही प्रौढ़ है। भले ये नई तीनों ला आई है, इसको धुर्रा बिगाड़ दिया है रातों दिन एक करके। जो सेंट्रलाइज है इस पेशे की एक खासियत और है, ऐसा हर पेशे में नहीं है। प्राइमरी में टीचर हो जाएं आप, किसी भी डिपार्टमेंट में आप टीचर हो जाएं, आपको फोकस नहीं रहना है। आप अपने घर गृहस्थी के नाना जंजाल निपटाते हुए पढ़ाते रहेंगे सॉरी। लेकिन अगर आप लॉ के पेशे में हैं, डॉक्टरी के पेशे में हैं, तो ये 2 पेशा ऐसा है जहां आप जितना पढ़ें कम है, जितना फोकस रहेंगे तभी आपका अलग से नाम बनेगा। आप ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत सारा एग्ज़ाम फेस कर लिया है, हम तूरम खां हैं, हमने 1 बार 2 बार इंटरव्यू दिया है, हम तूरम खां हैं। कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा हैं। आपकी योग्यता का एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 मानकों पर होगा। एक, विधिक ज्ञान के स्तर पर आप में इतना ज्ञान है कि आप किसी को टीच कर सकते हैं, वह भी पढ़ पढ़ के अपडेट। टीच करना कई प्रकार से होता है। वो एक होता है कि पुराना गोबर उड़ेड़ देना। पढ़ाने बहुत सारे लोग जाते हैं, तमाम जो एडहाक पे रख लिए जाते हैं टीचर, उनको देखिए बेहुदा व्यवहार, उनको लड़के झेलते हैं डिपार्टमेंट में। अब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लड़के तो होते नहीं कि उनको उठा करके फेंक दें, दूसरा कोई ले आएँ। कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट का या लॉ विश्वविद्यालय का जो प्रबंधक है, उसका जो नज़दीकी रिश्तेदार है, चाहे गोबर गणेश हो, इसमें अधिवक्ता बहनों को भी यूज किया जाता है। उनके अन्य फीचर पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे उसमें एक ब्यूटी भी आती है। इन सब चीज़ों को कंक्लूड करके वो धकेल देते हैं जाके पढ़ा, और वो बच्चों की किस्मत मटिया मेट कर रही है। बच्चों की किस्मत पूरा मटिया मेट कर रही है। और बच्चे जो वैसे टाइप के लंपट टाइप के होते हैं, उनको तो मिल गया जायकेदार आइटम। लेकिन जो सीरियस अधिवक्ता बंधु है, जिसके ऊपर निर्माणकारी भविष्य टिका है, उसका भविष्य पूरा चौपट हो जाता है। तो आप जो नए नए कॉलेज खुल रहे हैं लाके, उसके एवज में आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस कर रहे हों, तो ये देखें कि आप मास्टर डिग्री या LLB या PhD कैसे कॉलेज में किन प्रोफेसरों के अधीन रहकर कर रहे हैं। आप ये पाएंगे, अगर आप ईमानदार परिशीलन करने वाले व्यक्ति हैं, 100% आपके करियर में लोचा इसीलिए आता है। एकेडमिक पढ़ाई का बिल्कुल खस्ता हाल होना। आप प्रयागराज में रह लीजिए, नेहरू बिहार में रह लीजिए, गांधी बिहार में रह लीजिए, जयपुर में रह लीजिए, हैदराबाद में रह लीजिए, हम कहते बंगलुरु में रह लीजिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एकदम बगलिए रह लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको टीचर अच्छा नहीं मिला है तो उसका एक जेनेटिक इफेक्ट जड़ से पड़ता है कि आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता। चाहे प्रोसीजरल लॉ हो, जिसमें क्रिमिनल केस और सिविल चलते हैं, चाहे माइनर लोकल हो, जिसमें रेवेन्यू और माल के मुकदमे चकबंदी के चलते हैं, चाहे मर्केंटाइल लॉ हो, जिसमें कंपनी शेयर और टैक्सेशन के मुकदमे चल रहे हैं। इन सारे बहुआयामी सेक्टर में या आप अच्छे वकीलों में से हैं जो एक साथ कई
फेस कर लेते हैं। ये कुव्वत कैसे आई? किसी ने तो आपको पढ़ाया होगा, आपने खुद पढ़ा होगा। तो जो ये सीरियस अधिवक्ता यानी जो पढ़ने का शौकीन है, पढ़ता ही है, वही अरबों खरबों करोड़ों में घूम रहा है। और जो बिल्कुल पढ़ा नहीं है, केवल कोट पैंट टाई हमेशा मेंटेन रखता है, गाड़ी चौचक होनी चाहिए, चैम्बर बढ़िया होना चाहिए लकर लकर वाला, तो लकर लकर वाले से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि उसमें गोबर गणेश बैठा है। आप चले जाइए, अच्छे अच्छे चैम्बर की हालत है, उसका जो हेड बैठा है खोपड़ा लिए, वो पूरे मुकदमे खुद नहीं डील कर रहा, वो किसी पुराने दिग्गज वकील के अंडर कंट्रोल में है। अब उसका नाम नीचे लिखा रहेगा, लेकिन वो कभी भी वर्बल वो कभी आर्गू नहीं करेगा, 100% नहीं करेगा, वो सीनियर के भरोसे है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये नए बच्चों में और ज़्यादा है। उनका भय नहीं खुलता, सीख नहीं पाते, सीख पाते तो बोल नहीं पाते, बोल पाते तो उसको सही से कंटिन्यू नहीं रख पाते। इसका नतीजा ये है कि पैसा जो कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत पैसा है, वो शिफ्ट हो गया है कुछ चंद लोगों में। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करूं, लखनऊ बेंच ने अपने इलाहाबाद की, तो बमुश्किल 25 ऐसे अधिवक्ता हैं पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बता रहा हूं जिनके अंडर कंट्रोल वो हाई कोर्ट चल रहा है। बाकी नाम के पत्ते हैं, पीछे आगे पीछे दौड़ रहे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सबके सब अयोग्य है, ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो मोटी इनकम जा रही है वो इन्हीं 25 अधिवक्ताओं में चली जा रही है। उसका नतीजा आप तब भी नहीं शर्म खाते कि हमको पढ़ने से ये चीज़ आएगी, और दूसरे आप उसमें वह रुचि नहीं दिखाते। जैसे आपको किसी से शक हो जाए, 24 घंटा वो माइंड में घूम रहा है, ऐसा आपको अपने वकालत पेशे में है? तो जब नहीं है तो जितने परसेंट नहीं है उतने परसेंट आप अयोग्य हैं। आपको बताऊं, इतनी नकल करने की छूट एआईबी एग्जाम में है, फिर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 बार फेल हो गए, 3-3 बार फेल हो गए, नहीं निकाल पाए, किसी प्रकार धक्का पलेट हैं। लेकिन उनके एफबी अकाउंट पे चले जाइए, सोशल सर्किल में चले जाइए, वो अपने आप को हाई कोर्ट का जमघट सिंह बता रहे हैं। बहुत, या तो जैसे एक ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है, आप जो हैं, कोई मुकदमा आ जाए, कोई परिचित मित्र, कोई रिश्तेदार आपसे बात करे, तो आप उसको हकीकत बताने के बजाय आप अपनी इमेज बनाने में तुले हैं। कोरोना में बगैर एको सेमेस्टर में कायदे से पास हुए आप बढ़िया फोटो लगाकर हाई कोर्ट के सीनियर वकील बन रहे हैं। कोरोना भी कितने दिन पहले था भैया। मतलब किसको मूर्ख बना रहे? उसी का नतीजा है कि अदालतें लगभग सड़ रही हैं। अदालतें केवल बार का वो बेंच का दोष नहीं है, बार उससे ज़्यादा दोषी है, बार उससे ज़्यादा दोषी है। रही सही कसर आपराधिक प्रवृत्ति के वकीलों का जमावड़ा, ठेकेदारी कर रहे हैं, काला कोट पहने रहते हैं जिससे भौकाल टाइट कर सकें, धमका सकें, किसी का घर जबरदस्ती कब्जा सकें। आप सोचिए, ऐसे वकील थानेदारों से मिलकर वकील और वैसी काल गर्ल्स टाइप की लड़कियां जो भ्रष्ट चरित्र की हैं उनसे साठगांठ करके, और धनी लोगों जो अमीर हैं, जो वैसे प्रकृति के होते हैं, उनको केस में फंसाकर और रेप के केस में फंसाकर पैसे उमेट रहे हैं। एक वो बन गया है चैनल कि ऐसे करके मोटा पैसा, मतलब लड़की सेट है, वो आरोप एलिगेशन लगाएगी, मेडिकल रिपोर्ट होगी, एसआई साहब उसके लिए तैयार हैं, और वो लड़की पूरा अपने आप को सौंप कर वो करवाएगी भी, वो अपने साथ ऑफेंस जानबूझ के करवाएगी और फिर एलिगेशन में बदल देगी। ट्रायल होगा, जब साबित होगा तब साबित होगा, और उसी बीच में होगी सौदेबाजी। जैसे एफआईआर लाज करने की बात आएगी,
ये वकील साहिबान बताइए, मतलब जो क्लाइंट दूर से आ रहा है, तमाम केस आप पढ़ रहे हैं, SI SHO इसमें शामिल है। हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ा अजीबोगरीब केस आया है। बताइए, उस SHO ने उस लेडी को, जो अच्छे रैंक का पुलिस अफसर है, ये जानते हुए कि इससे ऑलरेडी ये रेप पीड़िता है, उसको शादी के झांसे में ले लिया, खुद विवाहित होते हुए, और एक बार नहीं अनेक बार संबंध बना लिए। आप जानते हैं, मुझे कमेंट करना, BNS का वो कौन सा सेक्शन है जो IPC के अलावा, IPC में स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, इसमें स्पष्ट व्यवस्था हो गई कि किसी भी ऐसी महिला को शादी करने के झांसे में लेकर अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपको कितने साल की सजा है ये लिखना है, वो सेक्शन नंबर बताना है कमेंट बॉक्स में। ये सब इसमें नए एज के अधिवक्ता साथी फंसते हैं। कोई मेच्योर अधिवक्ता साथी ये काम कभी नहीं करेगा। वो खाली दिन भर बैठा रहे, एको क्लाइंट ना आए, 1 रुपये उसको फीस ना मिले, लेकिन ये कुकृत्य वो कभी नहीं करेगा, उसका जमीर इजाज़त नहीं देगा। ये नए लड़के जल्दी कमाने के चक्कर में कि ऐसे अगर 10 केस मिल गया तो भाई, अगर कायदे का अमीर है तो अपना कैरेक्टर बचाने के लिए वो कोई ठीक नहीं 50 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, 20 लाख हो गया, 5-5 लाख बट गया, न हर्रे लगी न फिटकरी, न कहीं चार्जशीट फाइल हुआ, सब हवा में रहा और 3 लोग राजा हो गए। वो लड़की किसी दूसरे टारगेट में लग गई, उसको कमीशन मिल गया। ये सब क्या है? ये खूंखार आपराधिक प्रवृत्ति है। ये कैसे लोग हैं जो ये अदालतों तक आ रहे हैं और नॉर्मली आ रहे हैं? कोई उनका वो जो मेंबरशिप का कार्ड है फर्जी है। आज मैंने पेपर में देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर 26 ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगा के अपने आप को LLB होना बताया था। AIB की मार्कशीट फर्जी है। यही वेरिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दबाव के चलते सारी स्टेट की बार काउंसिल्स पिछले 5 साल से कर रही हैं। आप लोगों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटिस आया होगा, फ़ोन आया होगा, व्हाट्सअप किया होगा, मैंने खुद किया था। मैं अपने स्टेट बार में गया था, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट में 1-2 डॉक्यूमेंट को उनको अपुष्टकारक लगा, तो कहे सर इसका हमसे दोबारा हम व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं आपको, ये पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप भेज दीजिए। बताइए, वो कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए जब आपके मूल कॉलेज में गया, बताइए रहने वाला व्यक्ति यूपी का है और वो दिखा रहा है LLB वो बंगलुरु से है, पता नहीं त्रिबल्लुरु कॉलेज से। इतना सरगनापन है। आप कभी लाइब्रेरी में बैठिए, सभ्य वकील से ज़्यादा भरमार है। इसीलिए, और ऊपर से एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की दाल। ये पितृ सत्तात्मक पेशा है और वहाँ ये हालत है बार में कि करीब 100-150 मेल वकील है तो शायद एक कहीं महिला होगी। ये चीज़ खटक रही है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। पूर्ण पीठ इस पर विचार कर रही है, बागची, CJI सर और कोई एक है नागम्मा। लगातार वो इस पर कंट्रोल किए हुए हैं। हमें लगता है 2 साल में कुछ व्यवस्था बना के जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम बनाएंगे। वो सीधे कह रहे हैं 50% रोल दीजिए बार में। बार पुरुषों का अड्डा हो गया। आज तो एक कमेंट ऐसा आया है किसी न्यायमूर्ति महोदय का कि जो जिला बार है, तहसील बार है, हाई कोर्ट बार है, वो केवल पुरुषों का क्लब बन के रह गया है। मुझे भी गलत नहीं लग रहा है, मुझे भी ये गलत नहीं लग रहा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, भगवान करे वो सुगमता से चले। अगर 50% इसमें महिला अधिवक्ता आ गई, आना चाहिए, लेकिन वो महिला अधिवक्ता होनी चाहिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रॉस करे। हम तो कहते हैं कि तहसील बार को भी ये नियम लगा देना चाहिए कि सख्त एग्जाम लेकर के तब एंट्री कीजिए, नहीं तो अगर कैरेक्टरलेस महिला आ गई महाराज तो कितने, मतलब जो आज स्तर है बांस का, आरगू का, वो और खस्ता हाल हो जाएगा। फिर बार बार नहीं बचेगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उतारू है।
मतलब स्टेट बार को सिग्नल गया है कि हर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर बार में 50% कीजिए, नहीं तो हम मान्यता समाप्त कर देंगे। कोई छोटी मोटी अदालत कहती, हाई कोर्ट कहता तो भी थोड़ा डर रहता कि भाई सुप्रीम कोर्ट चांस है। सुप्रीम कोर्ट का वो भी सबसे ऊपर का न्यायाधीश बोल रहा है। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, बहुत सारे अधिवक्ता साथी जो हमें सुनते हैं रेगुलर, वो इन सब बातों को फिक्रमंदी में नहीं लाते। वो केवल हमारे जैसे उनको जो एग्ज़ाम देने जाना है, जैसे कल का वीडियो था, उससे मतलब रखते हैं। आप भी इससे मतलब रखिए। आप ये विचारधारा मन से त्याग दीजिए कि कमरा छोड़ेंगे नहीं और वकालतनामा लगा देंगे। ऐसे नहीं होता। ऐसे लोगों के पीछे हाथ धो के सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पड़ गई है ऐसे लोगों के प्रति जो आपराधिक प्रकृति के हैं, जो फ्रॉड करते हैं, जो दबंगई से ठेकेदारी कर रहे हैं, 20 काम और कर रहे हैं और वकील भी बने घूम रहे हैं। आने वाले में देखिएगा ये इतना स्ट्रिक्ट हो सकता है, जो मुझे आशंका है, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, कि आने वाले दिनों में आपको एलएलबी में इंट्रेंस क्वालिफाई करने पर ही प्रतिबंध लगाएगा। यूं ही आप जैसे आप देखिए, हर सीजन में जिसके पास पैसा है वो कॉलेज खोल रहा है। पैसे वाले के पास ला का कोई अनुभव नहीं है। उसको किसी ने बताया है अब बीएड का कॉलेज खोलने से पैसा नहीं आएगा, अब एलएलबी लोग कर रहे हैं, लड़कियां एलएलबी कर रही हैं। तो जिसके पास दुबे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, पांडे जी, पलनमा जी, डिमका जी, जिसके पास बेनकूत पैसा है वो कॉलेज खोल दे रहा है, जमीन जायदाद उसके पास है, मान्यता ले रहा है। उसके बाद शुरू उसमें उसके क्वालिटी गुणवत्ता विहीन शिक्षक हैं। और AIB का जो एग्ज़ाम पास होने की नौटंकी है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ जैसी है। उस सफ़ेद झूठ जैसी फेक सिस्टम में भी पगलवे पास नहीं हो पा रहे हैं। इतने गधे प्रकृति के लोग, जब आप स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा के और वकील का झंडा लिए घूमेंगे तो वही हाल होगा जो हो रहा है। हमारे एक जज साहब हैं, बहुत क्लोज मित्र हैं, पांडे सर हैं, और उनको बड़ी नाराज़गी लगी कि मैंने क्यों कह दिया कि अदालत पूरी सड़ रही है। बाबू समझिए, आपके आँख के सामने वकील से ज़्यादा नॉलेज रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले, रेगुलर कर्मचारी के हैसियत से कोर्ट में आने वाले स्टोनों को है, मुंशी को है भाई। वकील ना वहाँ जा रहा है, उसका एक टारगेट है, कैसे हम किसको ठग लें। मीडिएशन सेंटर में आइए, आपको 50 वकील ऐसे मिल जाएंगे, मैं नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहता, जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम में कोई तो मुर्गा मिल जाए। जिला कचहरी में यही चल रहा है। इसीलिए इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो 2015-16 से आनी शुरू हुई, उसमें सबसे खस्ता हाल लोअर जुडिशरी अगर कहीं की है तो अपने उत्तर प्रदेश की है। तो ये जो शर्मसार करने वाली स्टेज है, इससे बाहर निकलने के लिए एक ही मूल काव्य है, ईमानदारी, मेहनत, उच्च गुणवत्ता परक कॉलेज में एडमिशन, इन सब का ख्याल करेंगे तब आप इन फ्यूचर भविष्य में, चाहे आप प्रैक्टिस करें, चाहे आप ऑफिसर बने, हर जगह के लिए आप उपयोगी होंगे। केवल APO का पेशा ऐसा है जिसमें अनुभव अभी नहीं लगा है। आने वाले दिनों में और किसी स्टेट में वहाँ भी अनुभव है कि APO का फार्म आप तभी डालेंगे जब आपको वकालत पेशे का अनुभव हो, आप वकालत कर चुके हो प्रैक्टिकली। तो ये आप गंभीरता से इसको लें। अगर आप LLB फाइनल सेमेस्टर में हैं या LLB करने की सोच रहे हैं या LLB कर चुके हैं, AIB पास हैं लेकिन रेगुलर प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं लेकिन आपके पास कोई वकालतनामा नहीं है, आप वकालतनामा वाले भी हैं लेकिन गिने चुने हैं, आप अभी इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करते, आप किसी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, इन सब के लिए ये वीडियो है। ये मत समझना केवल उन चुज्जों के लिए बोल रहा हूँ। यही लोग हैं जो इन अयोग्यताओं से घिरे हैं, यही लोग स्मगलिंग में शामिल हैं, यही लोग गुंडई में शामिल हैं, यही लोग छिनैती में शामिल हैं, यही लोग अदालत और बेंच बार की गरिमा गिराए जाते हैं, ध्वस्त किए जाते हैं।
इसी में जो अच्छा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बार का चुनाव लड़ पाता है। और ये जो कैरेक्टरलेस लड़कियां हैं, ऐसी लड़कियों का बोलबाला भी तड़ातड़ हो जाता है, तन दे। वो योग्यता नाम की कुछ नहीं, उसको ला का नील बटे सन के आला कोट पहने जर्रमदार बनी हुई है। ये निचली अदालत से लेके उच्च, इसको भी सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि ये हर बार को इतना सख्ती लगाना चाहिए, अपनी सदस्यता देते समय 5 लोग बैठ के इंटरव्यू लें उसका। वो एआई भी फर्जी पास करके आया है वकालत करने आपके बार में। स्टेट बार काउंसिल पर सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए सहयोगात्मक उपाय स्ट्रिक्ट लिए हैं कि एआईबी का एग्जाम अगर लिया जा रहा है तो पूरे कट्टरता से लिया जाए। आप उसमें चाहे आप आरपीएफ सीआरपीएफ लगा दीजिए, लेकिन नकल ना कोई करने पाए, तब तो कुछ रोक लगे। नहीं तो जो इस बार नहीं पास हुआ अगली बार जुगाड़ लगा के पास होगा। इसीलिए इस पेशे का स्तर सन 70-75 के बाद लगातार गिरा, और आज तो वो स्टेज है कि मतलब वकील को कोई अच्छे दृष्टि से, नए वकील को तो बिल्कुल क्या है, अरे भूजा छोर। आप क्या समझते हैं, वो क्लाइंट जो गांव का आम किसान है, आम बहन बंधु है, कोई पीड़िता है, दूर दराज से आई है, वो आपकी ये जो चालाकियाँ पैसे लेन देन की करते हैं, ठगते हैं ऐसे बोलता हूँ, उससे आपके बारे में वो क्या ओपिनियन लेके जा रही है। आप हाई कोर्ट के वकील हैं, कह लीजिए अपने आप को, 4 चक्का दिखा लीजिए दोस्तों में, भौकाल टाइट कीजिए, 10 लोगों के बीच में सिगरेट का धुआं उड़ाइए, महंगी महंगे चैन दिखाइए कि हम इतना कमा चुके हैं, लेकिन असलियत में है क्या आप, विशुद्ध डकैत, विशुद्ध डकैत, सफेद पोश अपराधी। इस मानसिक प्रवृत्ति पर भारत सरकार को नहीं, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्टेट बार काउंसिल में जो पदाधिकारी आपने नियुक्त किए हैं वो उतने प्रौढ़ हैं, वो शक्ति दिखा पाते हैं रजिस्ट्रेशन देने के पहले, वहीं आप काट दीजिए। वो जो रजिस्ट्रेशन करवाने आता है उस प्रोसेस को इतना जटिल बनाइए, इतना कठिन बनाइए कि हालत पतली हो जाए। लगा दीजिए 200-200 नंबर के 6 पेपर, पास करो तब रजिस्ट्रेशन होगा, और फीस रखिए 150 रुपये। तो ये तो, अब आप उसको सैलरी दीजिए अलग से स्टेट बार काउंसिल के कर्मचारी को, तो उसको तो आप स्वायत्तकारी संस्था मानते ही नहीं। वो बेचारा अपने घर के बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जुगाड़ में है कि सीओपी से कुछ मिल जाएगा, कुछ रिन्यूअल से मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा, कुछ सरकारी खजाना का फंड लूट लेंगे। तो जब ऐसे नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को ये चलता दिखाई नहीं देता, तो ऐसे आप जब व्यवस्था बदलेंगे, जैसा बदलने की एकदम पूरी आमद है, मैं दोनों व्यवस्थाओं में ना तो पूरी व्यवस्था देख पा रहा हूँ जिसमें ये भारतीय काउंसिल ऑफ इंडिया विचार कर रही है कि नए वकीलों को ट्रेन किया जाए, ये भी बकवासपूर्ण व्यवस्था है। और दूसरी व्यवस्था कि जो स्टेट बार में, हाई कोर्ट बार में, डिस्ट्रिक्ट बार में जो बार की पोजीशन है जो केवल पुरुषों से भरी है, उसमें 50% महिलाओं को भी झोंक दीजिए। अरे महाराज, भगवान रक्षा करे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा और कैसे कैसे केस बनेंगे। इस पर लगाम लगाने के लिए अच्छे लोग, ये बुरा नहीं है, ये तब तक बुरा है जब तक आपका हर XYZ रजिस्ट्रेशन करवा ले रहा है। भाई वकील तो तभी माना जाएगा ना जब रजिस्ट्रेशन वो करवा लेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने की शर्त ही इतनी तगड़ी रखी है। और आपने, मैं फिर कह देता हूँ वीडियो बंद करते करते, AIBE का एग्ज़ाम टोटली फेक एग्ज़ाम है। उसको भी गधावे जब नहीं पास कर सकते तो आप अंदाज़ा लगाइए वो कितने निचले स्तर का अधिवक्ता बंधु बहन है, कितना अल्पज्ञ है, कितना वो गलत ढंग से LLB करके आया है। विचारणीय है। आप लोग
आज की वीडियो पे कमेंट करना और जो क्वेश्चन पूछा है BNS का सेक्शन नंबर वो बताना कि वीडियो कैसी है।